हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और डेली बेसिस पे हम आपके लिए एडिटोरियल लेकर आ रहे हैं गाइस। और लेकर आ चुका हूं मैं आज। तारीख है 1 जुलाई और एक नया एडिटोरियल है आपके सामने। और आइए, इससे पहले कि हम इसको आगे पढ़ें, थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि एडिटोरियल, देखो ये जो है वो किस टॉपिक पे बेस्ड है। आज का एडिटोरियल जो है हमारा, आप हेडिंग देख रहे हैं यहाँ पे, लेजिटिमेट कंसर्न ऑन लॉ एंड ऑर्डर इन नागालैंड। यानी कि लेजिटिमेट कंसर्न यानी कि न्याय संगत चिंता, एक उचित चिंता, यानी कि ऐसी चिंता जो होनी चाहिए जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में, जो कि नागालैंड में है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स, रोज़ एक एक आर्टिकल करके हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एडिटोरियल के, और उनको हम डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम 28 जून से आर्टिकल लेकर आना आपके लिए शुरू कर चुके हैं। हमने कई सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं एडिटोरियल में इससे पहले। और सबसे पहले मैं आपके लिए आर्टिकल लेकर आया था एक पतंजलि ने जो मेडिसिन बनाने का जो क्लेम किया था उस पे बेस्ड एक आर्टिकल था। फिर इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो टेंशन चल रहे थे उस पे बेस्ड एक आर्टिकल था। फिर उसके बाद से हम अगले दिन में आर्टिकल लेके आए थे एक जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर में जो नए डोमिसाइल रूल बना हुआ है, जो लागू हो रहा है, उसके बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, उन सारी चीज़ों को उन सब आर्टिकल्स के अंदर डिस्कस किया गया है। और साथ ही साथ आपको ढेर सारी वो कैप भी मिलेगी सीखने के लिए। तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं वीडियोस। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं हमारे इस चैनल पे, जिन्हें आप जाएं और ज़रूर देखें। तो बच्चे, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसको आर्टिकल को लेके इसका विश्लेषण करें, इसका एनालिसिस करें, सबसे पहले रोज़ की तरह आइए हम देख लेते हैं जो हमारी इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी है, इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हम सीख लेते हैं। उसके बाद से आर्टिकल पढ़ना और समझना हमारे लिए, आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, और जो मेन मुद्दा है उसको हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वोकैबुलरी देखना। तो ये खुल चुकी है वोकैबुलरी आपके सामने, आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। द हिंदू वोकैबुलरी जुलाई 1, 2020, यानी कि द हिंदू की वोकैबुलरी आपके सामने आ चुकी है 1 जुलाई 2020 की। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं हम पढ़ना एक एक करके। सबसे पहला वर्ड है आपके पास लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है बच्चे? लेजिटिमेट का मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो लॉ के अकॉर्डेंस में है, यानी कि लॉ के अनुसार है, नियम के अनुसार है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? लेजिटिमेट कहते हैं। हिंदी में मीनिंग क्या होगी? उचित या न्याय संगत। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अकॉर्ड। देखो, अकॉर्ड एक सिंपल वर्ड है, मीनिंग आपको शायद समझ में जरूर आती होगी। कॉन्करेंस ऑफ ओपिनियंस, यानी कि विचारों का मिलना, मतों का मिलना जो है उसे हम कहते हैं अकॉर्ड, यानी कि सहमति या समझौता जो होता है उसे हम कहते हैं अकॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है? द अथॉरिटी टू गवर्न अ स्टेट, यानी किसी स्टेट को गवर्न करने की, स्टेट को प्रशासित करने की जो अथॉरिटी होती है, जो अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉवरेंटी कहते हैं। मीनिंग क्या हो गई? प्रभुत्व या प्रभुसत्ता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, यानी कि अनडिवाइडेड और अनब्रोकन कंप्लीटनेस, या फिर यूनिटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अखंडता। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब होता है वेरी क्लियर, यानी कि बहुत ही स्पष्ट या ऑब्वियस। ऑब्वियस और क्लियर जो है दोनों सिनोनिम्स हैं आपस में। हिंदी में मीनिंग क्या हो गई? स्पष्ट, खुला या सरेआम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एक्सटॉर्शन। देखो, एक्सटॉर्शन आपने वर्ड सुना होगा। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है पैसे उगाही करना, जबरन वसूली करना। द एक्ट ऑफ गेटिंग मनी बाय फोर्स और थ्रेट, यानी कि बाय फोर्स या फिर धमकी देकर मनी किसी से लेना, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सटॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सिफन ऑफ। सिफन ऑफ देखो,
ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिफन ऑफ का मतलब होता है बेईमानी से धीरे धीरे करके पैसे निकाल लेना, यानी कि टू ग्रेजुअली स्टील मनी यूजुअली फ्रॉम अ बिजनेस और गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट से या फिर बिजनेस से धीरे धीरे करके पैसे निकाल लेना, पैसे चोरी करना, इसे हम क्या कहते हैं? सिफन ऑफ करना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है बच्चे। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? टू इनवाइट समवन टू फाइट और कम्पीट, यानी कि किसी को फाइट करने के लिए या प्रतियोगिता करने के लिए चुनौती देना। ठीक है, देखो गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है? गॉन्टलेट जो योद्धा होते हैं ना, तो उनकी जो ड्रेस होती है योद्धाओं की, उसमें जो ग्लव्स वो पहनते हैं, जो दस्ताने पहनते हैं, आर्मर वाले जो दस्ताने पहनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गॉन्टलेट कहते हैं। यानी कि किसी के सामने वैसे वाले आर्मर वाले दस्ताने फेंकना, कहने का मतलब है लड़ने के लिए चुनौती देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास कोएलिशन। कोएलिशन का मतलब क्या होता है? कि गठबंधन की सरकार। ठीक है ना, ये अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पार्टीज, यानी कि एक ऐसी सरकार जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज से मिलकर उनके गठबंधन से बनी होती है, उसे हम कोएलिशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि सरकार के खिलाफ या अपनी आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ जो है विद्रोह कर दे, बागी बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? इंसर्जेंट कहते हैं। अ पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, यानी कि अपनी ही देश की सरकार के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इंसर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सीज फायर। इस वर्ड से आप बच्चे वाकिफ होंगे ज़्यादातर, क्योंकि सीज फायर वर्ड ये बार बार आप सुनते होंगे न्यूज़ चैनल्स पे कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। ठीक है, ऐसे बहुत बार आपने न्यूज़ चैनल्स पे सुना होगा। देखो सीज फायर का मतलब फायरिंग करना नहीं होता है, बल्कि सीज फायर का मतलब क्या होता है? युद्ध विराम, यानी कि युद्ध विराम के लिए जो समझौता होता है उसे हम कहते हैं सीज फायर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास टॉट। टॉट वर्ड देखो हम पहले भी जब एनालिसिस हमने किया था एक, उसमें ये वर्ड आया था। ठीक है, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इस वर्ड को लिया है क्योंकि आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाए, इसलिए बच्चे पूरी तरीके से वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी एनालिसिस को आप ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा करने से आपका रिवीजन भी हो जाता है। देखो आधे घंटे अगर आप देते हो एनालिसिस को देखने में, तो बच्चों आपका कम से कम 20 से 25 या 30 वोकैबुलरी नई तैयार होती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आधे घंटे में 20-25 वोकैबुलरी अगर आप ऐसे बैठकर रटें, याद करें तो नहीं होगा, बल्कि अगर सुने तो सुनने से बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरे एनालिसिस को देखें। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। ऐसा कई बार वर्ड्स हम लेकर आएंगे सामने आपके, ताकि अच्छी तरीके से आपको जो वोकैबुलरी है वो लर्न हो जाए, याद हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास इंटरलॉक्यूटर। देखो इंटरलॉक्यूटर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु टॉक्स टू अनदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स और वन हु मीडिएट्स अ टॉक। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो किसी अन्य पर्सन से बात करता है किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे, यानी कि बिचौलिया जो होता है किसी भी वार्ता का, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरलॉक्यूटर कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपके पास हैडी। हैडी का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड इन अ वे दैट मेक्स यू डू थिंग्स विदाउट वरिंग, यानी कि एक ऐसे तरीके से एक्साइटेड हो जाना है, ऐसे वे में एक्साइटेड हो जाना कि आप बिना चिंता किए किसी भी रिजल्ट की चीज़ें आप करते जाएं। ठीक है ना, हिंदी में मीनिंग क्या हो गई? उतावला। हैडी का मतलब क्या हो गया? उतावला। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे आपके पास हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना या सूचना देना। टू मेक समथिंग पब्लिकली नोन, यानी कि कोई भी चीज़ को पब्लिकली नोन बताना, बनाना, उसे हम क्या कहते हैं? हेराल्ड करना कहते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास बच्चों ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी का मतलब क्या होता है? हठ धर्मिता, यानी कि दुराग्रह, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनरीजनेबली डिटरमाइंड, यानी कि बिना किसी कारण के अतार्किक तरीके से जो है
हठ करना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्स्टिनेसी कहते हैं। ऑब्स्टिनेसी का मतलब क्या होता है, जिद भी होता है। इसी से मिलता जुलता वर्ड है आगे इंसिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा कि वो ऐसा करने पर या कोई व्यक्ति ऐसा करने के लिए इंसिस्ट कर रहा है आपको। इंसिस्ट करने का मतलब है कि जिद कर रहा है, फर्मली कह रहा है बार बार आपसे, ठीक है, मजबूती से अपनी बात को कह रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो आग्रह या जिद, ठीक है ना, जिद ज़्यादा परफेक्ट वर्ड है इसके लिए। नेक्स्ट है आपके पास डिसमैंटल। देखो डिसमैंटल का मतलब क्या होता है, विघटन करना, टू गेट रिड ऑफ अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी सिस्टम से गेट रिड ऑफ करना, यानी कि छुटकारा पा लेना, इसे हम क्या कहते हैं, डिसमैंटल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है आवाहन करना या टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को बार बार याद दिलाना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आह्वान करना, ताकि उसे वो चीज़ें बार बार याद आए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास कोर। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि कोर। तो कोर का मतलब क्या होता है, द सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना, यानी कि जो केंद्रीय भाग होता है किसी भी चीज़ का, या सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण भाग। नेक्स्ट है आपके पास इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, अंतर्निहित, दैट इज बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है या बेसिक पार्ट जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरेंट कहते हैं, यानी कि अंतर्निहित हिस्सा जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास बच्चों परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब क्या होता है, टू एडहियर, यानी कि चिपके रहना किसी चीज़ से, दृढ़ रहना, बने रहना किसी चीज़ पे, या परसिवर एक और वर्ड है जो इसका सिनोनिम हो सकता है परसिस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लीवे। लीवे का मतलब क्या होता है, छूट देना होता है। लीवे का मतलब छूट होता है, एन अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू एक्ट और मूव, यानी कि एक्ट करने के लिए या मूव करने के लिए कुछ स्वतंत्रता जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लीवे कहते हैं। हिंदी में मीनिंग आप देख सकते हो उसकी, छूट, यानी डिस्काउंट वाला छूट नहीं है ये, यानी एक्ट करने वाला छूट है, ठीक है। नेक्स्ट है हैम्पर। हैम्पर का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा इस वर्ड को शायद। हैम्पर का मतलब अवरोध डालना होता है, यानी कि टू ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास नॉटी। NAUGST वाला नॉटी नहीं, ये KNOTT वाला ये नॉटी है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। देखो मतलब ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारे नॉट्स हो, ठीक है ना, यानी कि बहुत सारे गांठ हो, तो गांठ जिसमें बहुत सारे होंगे वो क्या होगी चीज़, वो चीज़ क्या होगी, जटिल होगी, है ना। नेक्स्ट वर्ड है असर्प। असर्प का मतलब क्या होता है, हड़प लेना या जब्त कर लेना, ठीक है, टू टेक समबडीज पावर विदाउट हैविंग द राइट टू डू इट, यानी कि किसी व्यक्ति की पावर्स को ले लेना और वैसी कंडीशन में जबकि ऐसा करने की राइट जो है वो ना हो, विदाउट हैविंग राइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, गेट समवन ऑन बोर्ड। गेट समवन ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, टू गेट समवन्स कोऑपरेशन और सपोर्ट, यानी कि किसी व्यक्ति का कोऑपरेशन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोऑपरेशन या सपोर्ट प्राप्त करना, इसे हम क्या कहेंगे, टू गेट समवन ऑन बोर्ड, ठीक है। तो ये थी आपकी वोकैबुलरी। अब आइए, मुझे उम्मीद है कि आपको वोकैबुलरी मेरे साथ साथ पढ़ते पढ़ते याद हो गई होगी। और आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो आज का आर्टिकल है उसको, कि आज का मुद्दा क्या है। तो आइए देख लेते हैं। तो बच्चे ये आर्टिकल है हमारे पास एडिटोरियल का, आप देख रहे हैं कोने में यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटोरियल, ठीक है। एडिटोरियल का जो इसकी जो हेडिंग है आज की वो है लेजिटिमेट कंसर्न ऑन लॉ एंड ऑर्डर इन नागालैंड, यानी कि लेजिटिमेट ये वर्ड आपने देखा होगा अभी वोकैबुलरी में, क्या मीनिंग है इसकी, न्याय संगत या उचित, ठीक है ना। तो एक उचित कंसर्न है, उचित चिंता है, एक मतलब ऐसी चिंता जो होनी चाहिए भाई, क्योंकि नागालैंड जो है हमारा एक राज्य है, एक इम्पॉर्टेंट एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है।
तो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उस पे एक न्याय संगत चिंता या फिर एक उचित चिंता, ये हमारा एक टाइटल है। तो इससे पहले कि बच्चों हम आगे बढ़ें, मैं थोड़ा चीज़ों को इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि जो नागालैंड है या फिर नॉर्थ ईस्ट के और भी कई सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, स्पेशली वैसे तो नागालैंड में कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं वो सक्रिय हैं। इंसर्जेंट ग्रुप्स का मतलब जो अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही देश के खिलाफ जो है, जिन्होंने लड़ाई छेड़ रखी है और वे तरह तरह की राइट्स की अपनी मांग करते हैं। कुछ की तो मांग बहुत ही अजीबोगरीब है, वो कहते हैं कि उनको अपने देश में एक नया फ्लैग चाहिए और एक कुछ संगठन तो ऐसे हैं जो कि ये तक कहते हैं कि उन्हें अलग होना है और वो अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं। नागालैंड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो एक्टिव हैं और वो ये कहते हैं कि हमें जो है अपना अलग फ्लैग चाहिए और अपना अलग संविधान चाहिए और उसके अलावा कुछ ग्रुप्स तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें अलग होना है और हमें अलग कंट्री चाहिए। जैसी प्रॉब्लम्स जम्मू कश्मीर में है, आपको पता होगा, कुछ वैसी ही प्रॉब्लम्स यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में भी है। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में ज़्यादा नहीं बनी रहती, ठीक है, लेकिन हमें जानने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के भी राज्य जो हैं हमारे, कहीं ना कहीं शायद हो सकता है हमारी ही गलती हो कि हमने शायद इतना पब्लिक इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखाया हो, तो सरकार ने भी वहाँ पे विल पावर नहीं दिखाई उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में चीज़ें रिजॉल्व हो गई, सब कुछ पटरी पे आ रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अभी भी जो टेंशन्स हैं वो बनी हुई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट भी कम है, इसलिए सरकार की भी विल पावर वहाँ पे ज़्यादा पूरी तरीके से सरकार वहाँ पे उन चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रही अभी तक। हालांकि चीज़ें सही होनी चाहिए ताकि, चूँकि आफ्टर ऑल जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वो भी हमारे देश का एक अखंड हिस्सा है, वो एक इंटेग्रल पार्ट है हमारा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने आर्टिकल को पढ़ना बच्चे। बाय राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग लेटर टू नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो alleging that law and order has collapsed in the state and that armed gangs who question the sovereignty and integrity of the nation had challenged its authority by engaging in blatant extortion and siphoning of funds from the development work. Governor R.N. Ravi has thrown down the gauntlet to the ruling National Democratic Party led government in which the BJP is a coalition partner। देखिए लंबा सा एक सेंटेंस है, मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि वहाँ के जो गवर्नर हैं आर.एन. रवि, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा है नागालैंड के चीफ मिनिस्टर को, जो कि नेफ्यू रियो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और उन पर ये आरोप लगाया है, ये अलीग किया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है नागालैंड में, यानी कि ढह गई है, ख़राब हो गई है बिल्कुल। और आर्म्ड गैंग्स जो हैं वहाँ पे, यानी कि हथियारबंद गिरोह जो हैं वो सक्रिय हैं पूरी तरीके से और क्वेश्चन कर रहे हैं वो लगातार वहाँ की सॉवरेंटी को, यानी कि वहाँ की सरकार के प्रभुत्व को और देश की अखंडता को भी वो लगातार वहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो ब्लैटेंट एक्सटॉर्शन में, यानी कि खुलेआम पैसे उगाही में वहाँ पे लगे हुए हैं और डेवलपमेंट वर्क से धीरे धीरे करके वो पैसा निकाल ले रहे हैं, फंड्स निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आरोप लगाते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री पर जो गवर्नर हैं आर.एन. रवि, उन्होंने गनलेट थ्रो डाउन किए। कहने का मतलब है कि चुनौती दी है एक तरीके से उनको कि वो ये सारी चीज़ों को ठीक करें, ठीक है। और जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार जो है वहाँ पे, जिसमें कि बीजेपी भी एक कोलिशन पार्टनर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नर वेंट ऑन टू राइट that functions such as transfer and posting of officials who are in charge of law and order above the district level will be done
with his approval as proposed under Article 371A(b) of the Constitution। यानी कि गवर्नर ने यहाँ तक लिखा है कि जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है ऑफिशियल्स के, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर, उनकी जो पोस्टिंग है और उनका जो ट्रांसफ़र है वो उनके सहमति से किया जाएगा, यानी कि गवर्नर की सहमति से, गवर्नर के अप्रूवल से किया जाएगा बेसिकली, जैसा कि संविधान के 371(1)(b) अनुच्छेद में लिखा गया है। In a way, he was only voicing the concerns of sections of civil society over the slide in law and order. Illegal collections by armed groups have been an issue for several years in its response। ठीक है, चलिए, तो एक तरीके से इन अ वे वो क्या करना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे, लोगों की जो वॉइस करना चाह रहे थे, यानी कि आवाज़ उठाना चाह रहे थे, जो लोगों की कंसर्न है वहाँ पे, जो नागरिक समाज है वहाँ का, उसके जो कंसर्न्स हैं, उसकी जो चिंताएं हैं, उनको वो आवाज़ दे रहे थे। और लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे सही होनी चाहिए, इन चीज़ पे वो जोर दे रहे थे। ठीक है, और इलीगल कलेक्शन जो किए जा रहे हैं वहाँ पे हथियारबंद गिरोहों के द्वारा, इस चीज़ पर, इस इशू को वो उठाना चाहते थे जो पिछले कई सालों से वहाँ पे चल रहे हैं। एंड इट्स रिस्पॉन्स टू द लेटर द इंसर्जेंट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड मिसाक मुइवा NSCN-IM, which has been observing a ceasefire with the government for last 23 years, has said the group was only engaged in collecting taxes, suggesting that the governor was not inaccurate in his description। यानी कि अपने जवाब में, यानी कि RN रवि साहब ने जो वहाँ के गवर्नर हैं, उन्होंने जो लेटर लिखा था, उसके रिस्पॉन्स में जो वहाँ का इंसर्जेंट ग्रुप है, जो सरकार के खिलाफ जो वहाँ का ग्रुप है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, यानी कि इसाक मुइवा NSCN-IM नाम का जो ग्रुप है, जो कि 23 सालों से सीज़ फायर को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि सीज़ फायर का पालन कर रहा है, यानी कि लड़ाई को बंद कर चुका है वैसे वो, ठीक है, हथियार वाली लड़ाई को बंद कर चुका है। वैसे तो उनका विरोध कायम है अभी भी सरकार के खिलाफ। उसने कहा कि ग्रुप केवल टैक्सेस कलेक्ट कर रहा था, और ये जो बात कही उससे ये बात पूरी तरीके से सजेस्ट हो जाती है, पूरी तरीके से ये बात सामने आती है कि गवर्नर जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में गलत नहीं थे, यानी कि गवर्नर जो बात कह रहे थे वो पूरी तरीके से सही थी। बट हिज लेटर हैज़ पुट अप द स्टेट गवर्नमेंट इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, लेकिन उनकी लेटर ने स्टेट गवर्नमेंट को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया है, एक मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया है। The much touted peace accord with the insurgent groups involved in the long-standing Naga conflict is yet to be achieved despite the center's push to conclude it last year। यानी कि जो much touted peace accord है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो जिसके बारे में बात की गई, ठीक है, वो पीस अकॉर्ड, वो शांति समझौता जो है इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ, वो अभी भी जो है लॉन्ग स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, एक लंबे समय से चला आ रहा कन्फ्लिक्ट, एक इशू बना हुआ है, और अभी भी उस पीस अकॉर्ड को, शांति समझौते को अचीव किया जाना है। हालांकि सेंटर जो है बार बार इस चीज़ पे पुश दे रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है कि इसे लास्ट ईयर तक जो है कंक्लूड कर दिया जाना था, लेकिन फिर भी अभी तक ये चीज़ें हो नहीं पाई हैं। Mr. Ravi has remained the center's interlocutor, a position he took up in 2015 even after becoming the state governor in August 2019। यानी कि RN रवि अभी भी, मिस्टर रवि जो हैं वो अभी भी सेंटर के इंटरलॉक्यूटर बने हुए हैं। इंटरलॉक्यूटर का मतलब बातचीत के लिए जो मध्यस्थता करता है, ठीक है, तो अभी भी मध्यस्थ बने हुए हैं, और ये पोजीशन उन्होंने 2015 में ली थी, ठीक है, इवन आफ्टर बिकमिंग द स्टेट गवर्नर इन अगस्त 2019, और 2019 में जब ये स्टेट गवर्नर बने उसके बाद से भी वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। Despite the center's heady statements heralding a Naga peace accord since 2015, it is nowhere close to finalizing it with the groups। यानी कि
सरकार का जो हेडी स्टेटमेंट था, ठीक है, मतलब उतावलेपन के साथ एक कह सकते हैं आप जो स्टेटमेंट था, इस चीज़ को हेराल्ड करते हुए, इस चीज़ को प्रकाशित करते हुए कि नागा पीस अकॉर्ड जो है 2015 में ही, ठीक है, 2015 से ही इस तरीके का स्टेटमेंट सरकार के द्वारा दिया जा रहा है नागाओं के साथ शांति समझौते के बारे में। लेकिन अभी तक ये जो है इन ग्रुप्स के साथ किसी भी तरीके से फाइनलाइज नहीं कर सके हैं, ठीक है। In some ways, this is due to the NSCN-IM's obstinacy, such as its insistence on retaining a separate flag and a constitution, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें कई बार इसकी वजह से हो रही हैं क्योंकि NSCN-IM जो है वो पूरी तरीके से एक ऑब्स्टिनेसी दिखा रहा है और बहुत ही ज़्यादा हठ दिखा रहा है कि उसे एक सेपरेट फ्लैग चाहिए अपने लिए, एक नागालैंड के अलग झंडा चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन अलग होना चाहिए वहाँ का स्टेट के लिए। और इसके अलावा वो अनविलिंगनेस दिखा रहा है, यानी कि ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहा है डिसमेंटल करने पे अपने पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि अपने पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन को हटाने पे, डिसमेंटल करने पे वो रुचि नहीं दिखा रहा है, अनविलिंगनेस दिखा रहा है। एंड पैरामिलिट्री स्ट्रक्चर, और उन्होंने जो पैरामिलिट्री स्ट्रक्चर बनाया है उसे भी वे डिसमेंटल नहीं करना चाहते, यानी कि हटाना नहीं चाहते। द डिस्ट्रेस्ट इट invokes among other Naga organizations beside other northeastern governments because of its core ideology of Greater Nagalism and the inherent difficulties in getting other insurgent actors on board have made this a conflict that persists despite the ceasefire and a problem that does not lend itself to a quick solution। ठीक है, एक लंबा सा सेंटेंस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि द डिस्ट्रस्ट इट इन्वोक्स, यानी कि जो डिस्ट्रस्ट जो है अविश्वास ये इन्वोक करता है, लोगों के बीच लाता है, जो दूसरे नागा ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच जो लाता है ये डिस्ट्रस्ट बिसाइड्स अदर नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट्स, ठीक है, दूसरे जो नॉर्थ ईस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं उनके अलावा, ठीक है ना, उनके अतिरिक्त। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इसकी कोर आइडियोलॉजी ऑफ ग्रेटर नागालिज्म, ठीक है, यानी कि इसकी जो सेंट्रल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी जो आइडियोलॉजी है, इसका जो आदर्श है वो है ग्रेटर नागालिज्म का, यानी कि एक महान नागा राज्य बनाने की जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसकी वजह से ये लोगों को ये चीज़ें बार बार याद दिलाता रहता है, इन्वोक करता रहता है नागाओं को, वहाँ के और दूसरे जो ग्रुप्स हैं नागा के उनको। एंड द इनहेरेंट डिफिकल्टीज इन गेटिंग अदर इंसर्जेंट एक्टर्स ऑन बोर्ड हैव मेड दिस अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और जो दूसरे इंसर्जेंट एक्टर्स हैं, दूसरे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं, उनको भी सपोर्ट में ना ले पाना, ठीक है ना। गेट समवन ऑन बोर्ड का मतलब क्या होता है? सपोर्ट में लेना किसी को, ठीक है। तो उनको भी सपोर्ट में ना लेना, उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये कन्फ्लिक्ट आज तक बना हुआ है। यानी कि जैसे मान लो कि जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनसे भी बात नहीं की गई है, दूसरे ग्रुप्स हैं जो छोटे ग्रुप्स, उसके अलावा उनको भी अगर अपने सपोर्ट में लें तो शायद बात बन सकती है, लेकिन वो भी चीज़ें नहीं हो पाई हैं। और सीज़ फायर के बावजूद भी, ठीक है, जो शांति समझौता है वो चल रहा है 23 सालों से, ठीक है, उसके बावजूद भी किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पाए हैं। और ये प्रॉब्लम जो है वो अपने आप को एक क्विक सॉल्यूशन लैंड नहीं कर रही है, यानी कि एक जल्दी सॉल्यूशन कोई इसका नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। Yet without an agreement to rein in all the insurgent groups, the state government will have little leeway in imposing its will and prevent the blatant extortion that is hampering development and in law and order। यानी कि इन ग्रुप्स के रेन में, इन ग्रुप्स के जो क्षेत्र है उधर शासन कर लेने के बावजूद भी, वहाँ पे प्रशासन अपना रखने के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे कम ही फ्रीडम मिलता है अपनी विल पूरी तरीके से वहाँ पे लागू करने में और प्रिवेंट करने में, रोकने में। जो वहाँ पे ब्लैटेंट एक्सटॉर्शन हो रहा है, यानी कि खुलेआम जो पैसे की उगाही हो रही है वहाँ पे, उसको रोकने में।
दैट इज़ हैम्परिंग डेवलपमेंट, उसकी वजह से डेवलपमेंट भी हैम्पर हो रहा है, जो है विकास पर भी बाधा पहुंच रही है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी वहाँ पे ख़राब हो रही है, क्योंकि भाई जब ब्लैटेंट एक्सटॉर्शन होगा, पूरी तरीके से खुलेआम पैसे की उगाही होगी, तो जाहिर सी बात है कि डेवलपमेंट हैम्पर होगा। द बॉल इज़ देयर फॉर इन द सेंटर्स कोर्ट, इस वजह से जो बॉल है वो सेंटर के कोर्ट में है, एंड बाय एक्सटेंशन इट्स इंटरलॉक्यूटर, और अगर एक्सटेंड करके देखें, आगे तक देखें, तो इसके जो इंटरलॉक्यूटर हैं उनके कोर्ट में है, जो मिस्टर रवि हैं, ठीक है, इन फाइंडिंग अ वे टू एड्रेस दिस नॉटी इशू, ताकि वे इस नॉटी इशू यानी कि एक जो जटिल समस्या है उसका कोई सॉल्यूशन पाएँ, ठीक है, उसका कोई सॉल्यूशन निकालें। दिस द गवर्नमेंट मस्ट डू, यानी कि इस चीज़ को गवर्नमेंट को ज़रूर करना चाहिए, नॉट बाई असर्पिंग द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी को छीन कर नहीं, असर्प करके नहीं गवर्नेंस मैटर्स में, बल्कि बट बाय पेशेंटली रीफोकसिंग ऑन द पीस प्रोसेस, बल्कि शांति से जो पीस प्रोसेस है उस पे फोकस करते हुए, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का आर्टिकल हमारा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का आर्टिकल कैसा लगा, एनालिसिस कैसी लगी, और ये जो मुद्दा है वो कैसा लगा। इसके अलावा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आप और जो वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखें, जो चैनल में हमारे पड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक भी दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।